खाना तैयार हो चुका था। किचन की तेज गर्मी में संजय का दम घुटने लगा, मगर उसने सोच लिया था कि अब इतनी आसानी से किस्सा खत्म नहीं होने देना। उसने अनीता से कहा कि अभी किसी को इस बात की सूचना मत देना कि मैं वापस आ गया हूँ। खामोशी से खाना लगाओ, तुम देखना कि मैं करता क्या हूँ। संजय की इस बात पर अनीता हैरत से उसकी तरफ देख कर रह गई। वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद एसी वाले कमरे में अनीता के ससुराल वाले भूख से मजबूर होकर उठने लग गए। एक एक करके बाहर निकलते वो सब अनीता को आवाज़ें देने लगे, भाभी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। यह संध्या थी जिसे आजकल दिन रात स्किन केयर करने का जुनून सवार था, क्योंकि जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। सास भी कुर्सी घसीट कर बैठते हुए लगातार जम्हाइयाँ ले रही थीं। इन सब का यही ख्याल था कि जल्द से जल्द खाना खाकर फिर से दोबारा एसी वाले कमरे में जा घुसे, और किसी चीज़ की तो कोई चिंता ही नहीं थी। अनीता खामोशी से सबके सामने खाना लगाने लगी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि जब सबको पता चलेगा कि संजय घर वापस आ गया है तो इन्हें कैसा झटका लगेगा। सब लोग खाना खाने लगे, तभी अंदर वाले कमरे से संजय निकल कर आया। प्लेट में दूसरी बार सब्जी डालते हुए संध्या बुरी तरह से चौंकी और बोली, माँ, भाई आ गया। संध्या की आवाज़ में खुशी से ज़्यादा सदमा था, जैसे उसे संजय की वापसी से बड़ा दुख पहुंचा था। सभी ने एकदम गर्दन मोड़कर पीछे देखा। वो तौलिए से अपने बालों को सुखाता हुआ डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहा था। अरे संजय, तुम कब आए? अरे मेरा बेटा आ गया, जल्दी से माँ के गले लग जा। मिली जुली आवाज़ें डाइनिंग रूम में गूंजने लगी। संजय हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़कर सबसे मिलने लगा। माँ ने झट से उसका माथा चूमा और कहने लगी, हाय मेरा बच्चा, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? खैरियत तो है ना? सभी ऐसे कुरेद कुरेद कर पूछ रहे थे कि जैसे किसी को भी संजय का वापस आना अच्छा ना लगा हो। वो एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया और सबको अपनी छुट्टी के बारे में बताने लगा। अनीता खामोशी से टेबल के पास खड़ी थी, किसी ने उसे बैठने को नहीं कहा था। तभी संजय की नज़र उस पर पड़ी। तुम क्यों खड़ी हो अनीता? बैठो ना, इतनी गर्मी में खाना पकाया है तो खाओ भी तो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सबने चौंक कर संजय की तरफ देखा, खासकर सास ने। अनीता खामोशी से कुर्सी घसीट कर बैठ गई। सब लोग खाना खाने लगे। खाने के दौरान सास ने कई बार अनीता को उठाया। संजय खामोशी से ये सब देख रहा था। माँ उसे सही से खाना खाने ही नहीं देती थी। वो एक निवाला लेती तो माँ को याद आ जाता कि टोटी ठंडी हो गई है। कभी कहती कि पानी में बर्फ और डाल कर लाओ। तीसरी बार जब सास ने अनीता को उठाया तो संजय से बर्दाश्त ना हुआ। माँ, आप इसे खाना खाने दें, संध्या और पलक भी तो यहीं बैठी हैं, इतने लोग हैं, इनमें से कोई जाकर ले आए जो आपको चाहिए। जरूरी नहीं कि हर काम अनीता को ही करना है। संजय की इस बात पर सबको ही चुप लग गई। तभी संजय से छोटा विजय एकदम गला साफ करते हुए बोला, मुझे आप सब लोगों से कुछ बात करनी है, खासकर माँ आपसे। अब जब भाई वापस आ ही गए हैं तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को बता दूं कि मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। मैं चाहता था हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए, इसके बाद ही आपको बताऊं, मगर लड़की के घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा रिश्ता लेकर वहां जाएं और मेरी शादी की डेट पक्की कर दें। विजय की बात पर तो जैसे सबको साफ ही सूंघ गया था। कुछ देर तो किसी को समझ ही नहीं आया। फिर एकदम से माँ को पता चला कि बेटा पसंद की शादी की बात कर रहा है, तो उन्हें अंदाजा हुआ कि मामला कितना गंभीर है। उन्होंने बवाल करना शुरू कर दिया, सीने को पीटने लगी, लेकिन उनके सामने विजय था, जिद का पक्का और लाडला। विजय ने सख्ती से कह दिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से, वरना वो घर छोड़कर चला जाएगा। माँ ने रो रो कर आंखें सुझा ली, खुद को कमरे में बंद कर लिया, भूख हड़ताल कर ली, मगर विजय अपनी बात पर पक्का था। माँ का कोई पैतरा काम न आया। संजय खामोशी से सारा मामला देख रहा था। उसने अनीता के घरेलू कामकाज में मदद के लिए एक नौकरानी रख दी थी, मगर इससे पहले कि वह माँ के व्यवहार के मुताबिक कोई कदम उठाता, विजय ने नया बखेड़ा डाल दिया था। आखिरकार माँ ने हार मान ली और विजय की पसंद की लड़की को ब्याहने की तैयारियां शुरू कर दी। विजय बहुत खुश था, उसने एक जॉब भी शुरू कर दी थी। जब शादी का सूट लेने की बारी आई तो माँ ने संध्या को तैयार किया और बाजार जाने लगी थी कि अचानक विजय दरवाजे से अंदर आया। शादी का सूट निकिता अपनी पसंद से ले लेगी, आप पैसे मुझे दे दें, मैं और वो साथ जाकर खुद खरीद लेंगे। आपकी पसंद पुराने जमाने की है, वो नहीं पहनेगी। माँ का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उन्होंने कुछ ना कहा। खामोशी से पैसे उठाकर विजय को दे दी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि एक बार वो घर आ जाए तो सारे बदले ले लूंगी। अनीता खामोशी से सारे नज़ारे देखती रहती। उसके कामकाज में अब काफ़ी कमी आ गई थी। अब वो खुद पर भी ध्यान देने लगी थी। आखिरकार विजय की पत्नी निकिता ब्याह कर घर में आ गई। वो सुंदर लड़की थी, पढ़ी लिखी और मॉडर्न भी थी।
उसे अपने एजुकेटेड होने का खूब घमंड था। शादी की रस्मों के दौरान ही सबको अंदाजा हो गया कि वो कोई छोटी मोटी लड़की नहीं है। माँ का तो बस न चलता था कि अभी और इसी समय इस लड़की को बालों से पकड़कर घर से निकाल दें, मगर वो धैर्य करके बैठी थी। उन्हें पता था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही विजय जॉब पर चला जाया करेगा, तब वो निकिता का नखरा ठिकाने लगा देंगी। शादी के सारे फंक्शन में संजय अनीता के पीछे पीछे घूमता रहा। उसे लाखों की शॉपिंग करवाई थी। देख देख कर माँ हौलती रहती। कई बार उन्होंने कोशिश की कि संजय के हाथ से पैसे ले लें और खुद अनीता को सस्ते से कपड़े ला दें और बाकी पैसे अपने और अपनी बेटियों के लिए रख लें, मगर संजय होशियार हो चुका था। संजय अनीता के लिए हर फंक्शन का सूट अपनी मर्जी से खरीदता। दुल्हन ब्याह कर घर आई तो सिवाय अनीता के किसी ने खुशी से उसका वेलकम ना किया। वो थकी हुई थी। अनीता ने उसे उसके कमरे में ले जाकर बेड पर आराम से बिठा दिया। तभी सास कमरे में आई। मैडम, तुम क्या इसके आगे पीछे फिर रही हो? देख रही हूँ मैं सारी चालाकियाँ। अभी से इसे अपने हाथों में करके देवरानी जिठानी वाली टीम बनाना चाहती हो ताकि मेरा जीना हराम कर सको, मगर याद रखो जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों की कोई चाल कामयाब नहीं होने वाली। माँ दिखावे के लिए तो मजाक में बोल रही थी, मगर अनीता जानती थी कि वो हकीकत में यही सब कुछ सोच रही हैं। अनीता खामोशी से कमरे से चली गई। विजय बहुत खुश था। अपनी पसंद की दुल्हन ब्याह कर जो लाया था, मगर वो नहीं जानता था कि माँ शादी की पहली रात ही उसके साथ क्या करने वाली हैं। विजय कमरे में गया तो माँ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने कानों से बूंदे उतार रही थी। विजय चौंक गया कि माँ यहाँ पर क्या कर रही हैं। माँ पीछे मुड़कर मुस्कुराई और बोली, घर में मेहमान बहुत है ना, और मेरे सोने की कहीं पर जगह नहीं बन रही, इसलिए आज मैं तुम्हारे ही कमरे में सो जाऊंगी। तुम नीचे सो जाओ, मैं बहू के साथ ऊपर बेड पर सोऊंगी। विजय हक्का बक्का रह गया। निकिता ने भी चौंक कर सर उठाकर सास को देखा। शादी की पहली रात वो बेटे और बहू के साथ सोने को कह रही थी। विजय कोई बच्चा न था, जानता था कि माँ ने अनीता के साथ क्या व्यवहार किया है, मगर घर मेहमानों से भरा था। अगर वो कुछ कहता तो सभी कहते कि कितना बेशर्म है, दुल्हन के पास जाने के लिए माँ को कमरे से निकाल रहा है। उसने एक नज़र निकिता को देखा और चुप हो गया, मगर निकिता चुप रहने वाली नहीं थी। माँ जैसे ही बेड पर लेटने लगी वो एकदम से उठ खड़ी हुई। माँ, आप यहाँ नहीं सो सकती हैं, कमरा मेरा और विजय का है और आज हमारी शादी की पहली रात है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आज रात हम दोनों का एक दूसरे के साथ रहना कितना ज़रूरी है। और आप कोई बच्ची नहीं है जो आपको पता ना हो कि शादी की पहली रात हस्बैंड वाइफ के कमरे में घुसकर सोना कितनी बुरी हरकत है। आप बाहर कहीं जाकर सो जाएं, वैसे भी मुझे ज़्यादा लोगों में नींद नहीं आती, निकिता ने साफ साफ कहा था। विजय खामोशी से खड़ा सुनता रहा। माँ तो हक्का बक्का रह गई। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि नई आने वाली बहू इतनी मुंहफट है। उन्हें तो अनीता की आदत थी, जिसे वो जो कुछ सुनाती रहती वो चुपचाप सुनती रहती थी। उन्होंने गुस्से की नज़रों से विजय को देखा, मगर वो चुप खड़ा था। माँ को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। दिल ही दिल में बड़बड़ाती हुई वो विजय के कमरे से बाहर निकल आई। उन्हें बस शादी की शुरुआत के कुछ दिन गुजरने का इंतजार था। शादी के बाद कुछ दिन पर लगाकर उड़ गए। विजय निकिता को लेकर हनीमून पर चला गया। माँ और उनकी बेटियां जलती कुड़ती रह गईं। घर भर के मेहमानों का काम माँ बार बार अनीता को करने के लिए कहती, मगर संजय आसपास ही मौजूद होता। जब भी अनीता उठने लगती वो उसे बिठा देता और नौकरानी को आवाज़ देता। उसने शादी के दिनों के लिए एक और नौकरानी रख दी थी, मगर माँ को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें तो अनीता से दिन रात काम करवाने की आदत थी। विजय और निकिता वापस आए तो अगले ही दिन संध्या के होने वाले ससुराल वाले आ धमके। वैसे भी वो हर मौके पर आने के बहाने ही ढूंढा करते थे। काफ़ी लोग पहले ही घर में थे। संध्या के ससुराल वाले 12 लोग आ पहुंचे। संध्या तो बन सवर कर उनके साथ बैठी गप्पे मार रही थी। निकिता और अनीता भी वहीं मौजूद थीं। अरे भाई, आज तो सर में बहुत दर्द है, अच्छी सी चाय के साथ बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाकर ले आइए। दोपहर का खाना भी नहीं खाया और रात के खाने में भी बहुत समय है। ऐसा करें, चाय के साथ पकोड़े फ्राई कर लें, समोसे तो आप बनाएंगे ही, और हाँ, मेरे छोटू को फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है, ज़रा वो भी बनवा लीजिएगा। ये संध्या की सास थीं, जिन्होंने बिल्कुल माँ की तरह एक लंबा मेनू उन्हें बता दिया था और अब मुस्कुराते हुए कोई और बात कर रही थी। माँ को भला क्या चिंता थी, इससे पहले भी तो कई बार ये लोग आए थे। खाने पीने का सारा इंतजाम अनीता ही करती थी। उस समय भी माँ ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं बहन, अभी सब कुछ आपके सामने पेश कर देते हैं। अरे मैं अपनी होने वाली समधन की आवभगत नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी। माँ ने अनीता की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया कि किचन में जाकर चाय और चीजें तैयार करे। अनीता समझ चुकी थी, इसलिए खामोशी से उठने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो किचन का रुख करती, संजय वहां आ गया और अनीता से बोला, चलो अनीता, हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, हमें देर हो रही है, किचन का काम संध्या खुद देख लेगी।
आखिरकार इसकी ससुराल वाले आए हैं, कल को इसे ही इनकी सेवा करनी है। अच्छा यही है कि अभी से आदत डाल ले, नॉर्मल से अंदाज में कहता हुआ संजय हाथ पर घड़ी बांध रहा था। माँ तो हक्का बक्का ही रह गई, खुद अनीता भी हैरान खड़ी थी और संध्या का तो वो हाल था कि काटो तो बदन में खून नहीं। उसे भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो उसे किचन में काम करने के लिए कह रहा था और अपनी पत्नी को घुमाने के लिए ले जा रहा था। अपॉइंटमेंट किस चीज़ की भाई, आज डॉक्टर के यहाँ जाना ज़रूरी है क्या? देख नहीं रहे घर में मेहमान आए हुए हैं, बाद में कभी चले जाना। माँ दिखावे के लिए मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन उनके स्वर की काट अनीता ने महसूस कर ली थी। संजय ने उन्हें साफ अनदेखा कर दिया। नहीं माँ, आज ही जाना ज़रूरी है, और क्यों जाना है ये मैं आपको वापस आकर बताऊंगा। चलो अनीता। इतना कहते ही संजय ने अनीता का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर ड्राइंग रूम से निकलता हुआ चला गया। माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे चाय तो बनवाइए, सर में बहुत दर्द है, संध्या की सास ने फिर से कहा। माँ का गला तक कड़वा हो गया। एक तो इस बुढ़िया को खाने पीने की पड़ी रहती है। दिल ही दिल में बड़बड़ाती हुई उन्होंने दिखावे के लिए मुस्कुराते हुए अपनी समधन को देखा, और फिर उन्हें उम्मीद थी कि निकिता खुद ही उठकर किचन में चली जाएगी, मगर वो आराम से बोली, ससुराल वाले संध्या के आए हैं तो देखा जाए तो संध्या को ही जाकर इनके लिए चाय वगैरह का इंतजाम करना चाहिए। आखिर ससुराल वालों को भी तो पता चले कि संध्या के हाथ में कितना स्वाद है। वो बड़े ही नॉर्मल अंदाज में बोल रही थी। माँ का बस न चला कि वो पास रखा वास उठाकर निकिता के सर पर दे मारे, मगर अब तो संध्या की सास ने भी यही कहना शुरू कर दिया था कि संध्या उनके लिए आज चाय के साथ खाने पीने की चीजें बनाएगी। संध्या मरती ना क्या करती, कभी माँ को देखती और कभी अपनी सास को, मगर अब माँ मजबूर हो चुकी थी। उन्होंने संध्या को इशारा किया वो किचन में चली जाए। संध्या को तो चाय भी बनानी नहीं आती थी, वो इतनी सारी चीजें कैसे बनाती। खैर ना चाहते हुए भी वो किचन में चली गई। हर थोड़ी देर बाद माँ को आवाज लगाती। माँ जानती थी कि उसे कुछ भी पकाना नहीं आता। माँ ने समधन से बहाना किया और किचन में चली आई। संध्या हर चीज का कबाड़ा किए बैठी थी। माँ मैं क्या करूँ, मुझसे तो चाय भी नहीं बनती, बाहर में जाइए लोग, मुझे नहीं बनाना इनके लिए कुछ भी, मुझे इतनी गर्मी में पसीना आ रहा है। संध्या इतना कहकर पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। माँ शर्मिंदा सी किचन में खड़ी रह गईं। आखिर उन्होंने चाय का पानी चढ़ाया और फ्रिज से पनीर निकालकर पनीर के पकौड़े तलने शुरू कर दिए। पसीना उनकी कमर पर बहने लगा और सर में तेज दर्द शुरू हो गया। चाय के साथ और चीजें तैयार करते करते उनका बुरा हाल हो गया। जिस समय वो ट्रॉली सजाकर बाहर ड्राइंग रूम में आई, वो तो बस गिरने ही वाली थी। ट्रॉली मेहमानों के सामने रखते हुए धड़ाम से सोफे पर गिर गई। मेहमान तो खाने की चीजों पर ऐसे टूटे कि जैसे उन्होंने कभी खाना देखा ही ना था। माँ को थोड़ा अफसोस होने लगा। शादी होते ही संध्या से कहूंगी कि लड़के को लेकर अलग हो जाए, इन जाहिलों के साथ रहेगी तो पका पका कर ही मर जाएगी। संध्या के ससुराल वाले खूब पेट भरकर खा पी चुके थे। तभी उनके साथ आया हुआ एक बच्चा बोला, कितना बुरा बनाया था ये सब कुछ, समोसे तो बिल्कुल जले हुए थे और पकोड़े भी सारे टूटे हुए, लगता है संध्या भाभी को खाना पकाना ही नहीं आता। संध्या की सास के भी कान खड़े हो गए। माँ ने साफ तौर पर महसूस किया कि जाते समय संध्या की सास का मूड काफी बिगड़ा हुआ था। वही हुआ जिसका डर था। उन्होंने जाते ही रिश्ते से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि संध्या कामकाज से जी चुराने वाली ऐसी लड़की है जो उनके परिवार वालों की सेवा नहीं कर सकती, और उन्हें संध्या के सांवले रंग पर भी आपत्ति थी। संध्या ने तो रो रोकर अपना बुरा हाल कर लिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। माँ जहाँ बैठी थी वहीं सर पकड़कर रह गईं। हाय, इस लड़की को बोला भी था कि चाय बनाकर ही उनके आगे रख दे, मगर इसने मेरी एक ना मानी। अब भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा। उनका ब्लड प्रेशर शूट कर चुका था। तभी बाहर से अनीता और संजय आते हुए दिखाई दिए। अनीता खिलखिलाकर किसी बात पर हंस रही थी। माँ अंदर तक तप कर रह गईं। क्या बात है, बड़े दांत निकल रहे हैं तुम्हारे, कभी बूढ़ी माँ के पास भी बैठ जाया करो, हर समय एक दूसरे के साथ सैर सपाटे में ही लगे रहते हो। संजय, तू जब से वापस आया है तूने कभी मेरा हाल तक भी नहीं पूछा। अनीता को नफरत भरी नजरों से घूरते हुए माँ शिकायत कर रही थी। संजय मुस्कुराते हुए उनके पास बैठ गया। अनीता भी वहीं सोफे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर फैली हुई शर्म की मुस्कुराहट सास की नजरों से छुपी ना रह सकी। संजय कह रहा था, माँ हम लोग आपके पास बस आने ही वाले थे। दरअसल अनीता माँ बनने वाली है। एक बार फिर से भगवान ने हमें ये खुशी दी है। मैं यही खबर आपको सुनाने के लिए आपके पास आ रहा था। आप खुश तो हैं ना? संजय माँ से पूछ रहा था। वो तो खुले मुंह और फटी फटी आंखों से संजय और अनीता को देखे जा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि अनीता की औलाद हो। जरूर अगर औलाद हो जाती तो संजय अपना सारा रुपया पैसा अपने बच्चों पर ही खर्च करता। उनकी बेटियों और उसके बच्चों को तो पूछता ही ना। हाँ हाँ, मैं खुश हूँ। अच्छा जा अनीता, जाकर मेरे लिए कप चाय बना कर ले आओ।
उन्होंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। संजय का दिल बुझ गया। वो खामोशी से वहां से उठकर चला गया। माँ के व्यवहार ने उसके दिल में माँ की जगह खत्म कर दी थी। सास अभी भी वो इसी बात पर दिल जलाते हुए वहीं लाउंज में बैठी थी। जब अंदर कमरे से उनकी बड़ी बेटी पलक बाहर निकली, वो तेज तेज रो रही थी और चीख चिल्ला रही थी। उसका पति विदेश में काम करता था और वो अपने 3 बच्चों के साथ माँ के घर में ही धरना देकर बैठी थी। इस समय उसकी हालत इतनी बुरी थी कि माँ बुरी तरह से चौंक उठी। वो दहाड़े मार मार कर रोते हुए माँ के पास आई और बोली, माँ, रमन ने अमेरिका में दूसरी शादी कर ली और उन्होंने मुझे तलाक दे दी। ये देखें, उन्होंने मुझे अपनी शादी की फोटोज भेजी हैं और मुझे बोला है कि जल्दी मुझे डाक से डाइवोर्स पेपर मिल जाएगा। माँ, ये उन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया? मैं अपने बच्चों को लेकर अब कहाँ जाऊंगी? मेरे छोटे छोटे बच्चे तो रुल जाएंगे। माँ, वो अपना सर पीटने लगी। माँ तो अपने दिल पर हाथ रखकर जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रह गई। अभी सुबह ही तो संध्या के रिश्ते से इनकार हुआ था और अब पल्लव को तलाक हो गई थी। उनकी सांस बंद होने लगी। उन्हें अपने सामने जमीन और आसमान घूमते हुए दिखाई देने लगे। पलक उनके बराबर में बैठी रो रही थी, मगर एकदम से उनके कानों में उसकी आवाजें आना बंद हो गईं और अगले ही पल माँ धड़ाम से जमीन पर गिर चुकी थी। उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को कमरे में पाया। उनकी आंखों के सामने छत वाला पंखा था। उन्होंने करवट लेनी चाही मगर खुद को हिला न सकी। उन्हें बहुत अजीब लगा। उन्हें प्यास भी लग रही थी, मगर ना जाने क्यों उन्हें अपने चेहरे पर अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी उन्हें अपने बेड के दाईं तरफ से संजय की आवाज आई। वो पूछ रहा था, माँ, बाप की तबीयत कैसी है? आप कैसा महसूस कर रही हैं? उन्हें संजय का बुझा बुझा स्वर महसूस हो रहा था। उन्हें एकदम से याद आया कि वो किस वजह से बेहोश होकर गिरी थी। उन्होंने अपना दायां हाथ उठाकर संजय का हाथ पकड़ना चाहा, मगर वो सुन रह गई। वो अपना दायां हिस्सा हिलाने में असमर्थ थी। हाथ तो क्या, उनकी उंगली भी नहीं हिल पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनका दायां हिस्सा किसी बहुत भारी पहाड़ के नीचे आ गया है। धड़कते हुए दिल के साथ माँ ने अपने पैर को हिलाना चाहा, मगर वो भी नहीं हिल रहा था। तब माँ ने अपना बायां हाथ उठाकर अपने चेहरे पर फेरा। उनका चेहरा दाएं तरफ से एक तरफ को खिंचा हुआ था। उनके ऊपर ये राज खुला कि उन्हें आधे हिस्से में लकवा हो चुका है। इस ख्याल ने जैसे उनके ऊपर लावा उंडेल दिया हो। वो अचानक से घबरा उठी। उन्होंने संजय को आवाज देनी चाहिए, मगर टूटे फूटे शब्दों की सिवा उनके मुंह से कुछ न निकला। उन्होंने बड़ी मुश्किल से नजर घुमाकर देखा। कमरे में हर कोई मौजूद था। उनकी दोनों बहुएं, बेटे और बेटियां भी। वो सब के सब उदास नजर आ रहे थे। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर लीं। उन पर लकवे का बुरा अटैक पड़ा हुआ था। दिन इसी तरह गुजरने लगे। वो उठकर वॉशरूम तक जाने के काबिल न रही थीं। अब उनकी असल परीक्षा शुरू हुई थी। जिनकी हर समय वो साइड लिया करती थी और जिन्हें उन्होंने सर के ऊपर चढ़ा रखा था, वो माँ के पास तक न आती। माँ के कपड़े गंदे होते या उनके कपड़े बदलने होते तो नाक भवें चढ़ाती और कमरे से चली जाती और भाभियों को आवाज देने लगती। निकिता तो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में दोबारा से यूनिवर्सिटी जाने लगी थी। जब वो घर में होती तो सास की सेवा कर लेती, मगर दिन में कई कई बार उन्हें कपड़े बदलवाने की जरूरत पड़ती। खाने के चम्मच उनके मुंह में डालने पड़ते, खाना भी वो जो बिल्कुल पतली हालत में होता। ये सब कुछ सिवाय अनीता के और कोई न करता। यहाँ तक कि उनके सगे बेटे भी इतना बोझ उठाने के लायक न थे। अनीता की हालत खुद भी खराब थी। इसके बावजूद वो बगैर नाक मुंह चढ़ाए दिन में कई कई बार माँ के गंदे कपड़े बदलती। उन्हें मोशन लग जाते तब भी अनीता का भी मुंह न बनाती। उनके लिए परहेजी खाना खुद तैयार करती और उन्हें खिलाती। जब अनीता चम्मच में खीर या सूप उनके मुंह में डालने की कोशिश कर रही होती तो माँ को याद आता कि कैसे वो दिन भर अनीता से काम करवाने के बाद उसे एक समय का खाना भी ना देती थी। किस तरह से उन्होंने दिन रात ज्यादा काम करवाकर उसका बच्चा गिरवाया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते तो अनीता प्यार से टिश्यू से उनकी आंखें साफ करती। बीमारी की हालत में वो दिन रात आवाजें देती, संध्या संध्या, कोई तो मेरे पास आ जाओ, 2 घड़ी आकर यहाँ बैठ जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस मरने वाली हूँ। मुझे मौत से डर लग रहा है। मगर संध्या और पलक पलटकर जवाब ही न देती। अनीता सास की हालत देखती तो उसे अफसोस होता। हालांकि उसे याद था कि उन्होंने उसके साथ कितने बुरे व्यवहार किए थे, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी सास को इस हालत में देखने की बद्दुआ न की थी। एक दिन अनीता सास को सहारे से बिठाकर उनके मुंह में चम्मच में से पानी डालने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक उन्होंने उल्टी कर दी और सीधा अनीता के कपड़ों पर जा गिरी। वो घबराकर उठ खड़ी हुई। खुद उसकी हालत भी अच्छी न थी। उसे एकदम जोर से उबकाई आई। वो वॉशरूम में जाकर खुद को साफ करके जिस समय बाहर आई तो सास की आंखों में आंसू थे। अनीता के दिल को कुछ होने लगा। उसने आगे बढ़कर कपड़े से सास को साफ करना शुरू किया। तभी अनीता को लगा कि वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही हैं। अनीता ने कान करीब करके सुनने की कोशिश की तो कुछ शब्द अनीता के पल्ले पड़े।
वो कह रही थी मुझे माफ़ कर दो, वो बार बार यही बोल रही थी। अनीता ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगी, ऐसा मत कहिए माँ, आप संजय की माँ हैं तो इस रिश्ते से मेरी भी माँ हुई। आपने जो कुछ मेरे साथ किया मैंने कब का आपको उसके लिए माफ़ कर दिया है। भगवान आपकी कठिनाई में आसानी कर दे। अनीता की बात सुनते ही सास की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे और शायद वही उनकी आसानी की घड़ी थी। अगले ही पल उनकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई और उनकी आत्मा शरीर से निकलकर आसमान में प्रवेश कर गई। तो दोस्तों, जिसने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर पहले वो सुन लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।